आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 4 और मामलों में तेज की जांच। डाइजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटारा होल्डिंग्स, एसआर स्टील लिमिटेड और एल्फार्ज लिमिटेड के केस में भी विदेशी निवेश की अवैध मंजूरी देने का है आरोप। 26 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे पी चिदंबरम। चिदंबरम की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भोपाल और चेन्नई में भी सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। IL&FS मामले में MNS अध्यक्ष राज ठाकरे, पत्नी, बेटे और बहू समेत पहुंचे ईडी दफ्तर। कोहिनूर CTNL को लोन के मामले में चल रही है जांच। उद्धव ने राज के बचाव में कहा, जांच में राज के खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा, होने दे जांच। यूपी और MP के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। यूपी में बाढ़ में डूबकर 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड में उफान पर नदियां, जगह जगह लैंडस्लाइड से बंद है रास्ते। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ हुए हिजबुल आतंकी। आतंकियों के ऑडियो से खुलासा, पाक के आतंकी संगठनों को बताया कश्मीर की भलाई के खिलाफ। कांग्रेसी छात्र संगठन NSUI के छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाई गई वीर सावरकर की मूर्ति का किया अपमान। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ लगाई गई है मूर्ति। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने की बोस की अस्थियों के DNA टेस्ट की मांग। जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखा गया है सुभाष चंद्र बोस का अस्थि कलश। नहीं उठ सका है बोस के निधन के रहस्य पर से पर्दा। चीन के सिंचुआन में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की भयानक घटना। 9 की मौत, 35 लापता। बारिश और भूस्खलन से चेंगडू इलाके में तहस नहस हुई सड़कें और टूटे पुल। हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को चीनी मीडिया में बताया जा रहा है आतंकवादी। चीन का आरोप, अमेरिकी ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते दिखे हैं प्रदर्शनकारी। ट्रंप ने कहा, उम्मीद है मानवीय तरीके से समस्या का हल करेंगे जिनपिंग। अफगानिस्तान में आतंक से लड़ाई पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, कभी न कभी भारत, रूस, ईरान, तुर्की जैसे देशों को भी अफगानिस्तान के आतंकियों से करनी पड़ेगी लड़ाई। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के पांव पसरने पर पूछा गया था सवाल। और आज की बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने यानी कि CBI की विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक CBI की रिमांड में भेज दिया है। CBI ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी और अब CBI को यह रिमांड मिल गई है। इसके साथ साथ पी चिदंबरम को यह छूट दी गई है कि वो अपने परिवार से प्रतिदिन 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि आधे घंटे की मुलाकात कर पाएंगे। CBI के रिमांड में जब पी चिदंबरम रहेंगे तो उनके सामने कई साक्ष्य रखे जाएंगे, सवाल जवाब का दौर होगा और यह भी संभावित है कि अगर कोई गवाह है उस गवाह को सामने रखा जा सकता है या फिर कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम यानी कि बाप और बेटे को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है इस पूरे मामले में। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार जिरह कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। यहां तक कि पी चिदंबरम ने भी जज से अपनी बात सामने रखने की एक मियाद मांगी थी जो उन्हें मुकर्रर की गई। और इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि पी चिदंबरम को जेल नहीं बल्कि CBI रिमांड पर अगले 26 अगस्त तक रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस बड़ी गतिविधि पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। अरविंद, जो कि कानूनी मामलों की लगातार पड़ताल करते हैं न्यूज नेशन के लिए और CBI और ED पर लगातार लगे रहते हैं, रुमान, हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, सबसे पहले आज जिस तरह का कानूनी दाव पेच हमने कोर्ट में देखा, उसके बाद जो CBI की रिमांड दी गई है, इससे क्या साबित होता है? पहला मुद्दा ये, और दूसरा रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं अब पी चिदंबरम? देखिए, पहला सवाल ये कि जो आपने पूछा है, कोर्ट ने अपने फैसले में ये अभी 3 लाइन का आदेश पढ़ा है। कोर्ट ने ये कहा कि मेरी राय ये है कि PC दी जानी चाहिए। 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी दी जाती है और इस दरमियान घर वालों को 30 मिनट तक मुलाकात का वक्त दिया जाएगा। यानी चूंकि रिमांड दी गई है 26 अगस्त तक, तो माना जा सकता है कि CBI की जो दलीलें थी उनसे कोर्ट कन्विंस था और कोर्ट ने माना
कि कस्टडी की जरूरत है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। लेकिन इससे पहले बड़ी दिलचस्प बहस देखने को मिली। मसलन सीबीआई की तरफ से जो आर्गुमेंट था उसमें 3 बड़ी चीजें थी। पहला ये कि केस डायरी है जी। उसका चिदम्बरम के वकील जो कपिल सिब्बल और सिंघवी है उन्होंने विरोध किया। उनका ये कहना था कि केस डायरी अपने आप सबूत नहीं, वो सिर्फ जांच में सहयोग साबित हो सकती है जी। इसके अलावा जब उनकी तरफ से कहा गया कि चिदम्बरम सवालों से बच रहे हैं, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक बार पूछताछ हुई है पिछले 14 महीनों में। जब भी पूछताछ हुई सारे सवालों के जवाब दिए गए। जिस रात को पूरी रात बिठाया गया सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, 6 सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं। तो सिर्फ इसलिए कि सीबीआई की भाषा नहीं बोल रहे हैं, सीबीआई के मन मुताबिक नहीं बोल रहे हैं चिदम्बरम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने माना कि कस्टडी की जरूरत है ताकि सीबीआई इस दरमियान दूसरे आरोपियों के साथ और दस्तावेजों के साथ कंध करा सके और आगे जांच को बढ़ा सके। बिल्कुल। और जहां तक रिलीफ की बात है, क्या 26 तारीख तक बेल एप्लीकेशन मूव की जा सकती है, या दरअसल 26 के बाद अगर कस्टडी, पुलिस कस्टडी को और एक्सटेंड नहीं किया जाता तब वो बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर पाएंगे? देखिए, बेल के लिए एप्लीकेशन वो आज भी मूव कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन बेल पर विचार कोर्ट नहीं करेगा, वो लंबित ही रहेगी जब तक कि ये तय नहीं हो जाता कि चिदम्बरम की पीसी नहीं दी जा रही है। और अब उनको जब वो जेल भेज दिए जाएंगे, जब कोर्ट की तरफ से जुडिशियल ऑर्डर, जब जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद ही जमानत अर्जी पर विचार होगा। तो अगली बार जब पेश किया जाएगा 26 अगस्त को, तो ये देखना होगा कि क्या सीबीआई फिर से रिमांड की मांग करती है जैसा कि जांच एजेंसी करती है। और ऐसी सूरत में जब उनकी तरफ से विरोध होगा चिदम्बरम के पक्ष की तरफ से, तो कोर्ट क्या किस नतीजे पर पहुंचता है। और चूंकि ईडी भी एजेंसी है, तो क्या ईडी फिर से रिमांड की मांग करती है। अगर कोर्ट इस बात पर राजी हो गया कि अब रिमांड की जरूरत नहीं है किसी भी एजेंसी को, तो तब जमानत अर्जी पर विचार होगा। बिल्कुल रुमान, अब यहां पर बुनियादी सवाल खड़ा ये होता है कि सीबीआई पूरे तरीके से आश्वस्त है कि उसके पास वो पुख्ता सबूत है जिसके दम पर पी चिदम्बरम पर मामला सिर्फ बनता ही नहीं है बल्कि चार्जशीट में उनका नाम भी दाखिल किया जाएगा जब चार्जशीट तैयार होगी। इस पूछताछ के लिए सीबीआई की तैयारियां कैसी हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या खुद अपने तरफ से अलग एप्लीकेशन मूव करने की बात सोच रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि जब सीबीआई की रिमांड पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर प्रवर्तन निदेशालय भी अपने केस में, जो कि यही सेम केस है क्योंकि सीबीआई के टेक को ही प्रवर्तन निदेशालय ने टेक ओवर किया था, इसमें पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर उनकी रिमांड हासिल करेंगी। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि सीबीआई के साथ में ईडी पूछताछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो सीबीआई पूछताछ करेगी वो 151 सीआरपीसी के तहत करेगी। मतलब पी चिदम्बरम के दिए गए सीबीआई के सामने बयान कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होंगे, उसके लिए 164 के बयान भी कराने होंगे। लेकिन ईडी जब पूछताछ करेगी पी चिदम्बरम से तब वो पीएमएलए एक्ट के तहत करेगी, यानी पी चिदम्बरम जो भी लिखित में अपने बयान देंगे वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे। इस वजह से इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि सीबीआई की रिमांड के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी पूछताछ करे। लेकिन जाहिर है कि सीबीआई आज से तैयारी नहीं कर रही है। तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम एविडेंसेस थे, उन्हीं के आधार पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी के बाद पी चिदम्बरम की जो अग्रिम जमानत है उसको खारिज किया था। जो विरोधाभास तमाम लोगों के बयानों में और पी चिदम्बरम के बयानों में है, सिर्फ उस विरोधाभास की वजह से ही सीबीआई चाहती है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जाए पी चिदम्बरम की बाकी आरोपियों से। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस जानकारी के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पी चिदम्बरम और उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए दिन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आइए जरा आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा गड़बड़ झाला है क्या, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है तब तक आप इस मुद्दे की तह को नहीं समझ पाएंगे। 2007 में आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने का यह मामला था जिसकी जांच इनकम टैक्स ने सबसे पहले शुरू की थी और उस वक्त यूपीए की सरकार थी। 2007-8 में यह जांच लगातार आगे बढ़ी थी और उस वक्त वित्त मंत्री चिदम्बरम थे और विदेशी निवेश को लेकर जो मंजूरी देने की बात कही गई थी, इनकम टैक्स ने सबसे पहले आईएनएक्स मीडिया पर यह मामला बनाया था। अब आपको हम समझाते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल 2007 में आईएनएक्स मीडिया ने मॉरिशस की 3 कंपनियों से निवेश करने की बात कही थी जिसके लिए एफआईपीबी अप्रूवल की आवश्यकता थी। वो 3 कंपनियां थी ड्यूरन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस, NSRPE मॉरिशस, न्यू वर्मोंट प्राइवेट इक्विटी मॉरिशस। इन 3 कंपनियों ने एफआईपीबी का अप्रूवल लिया सिर्फ 4.62 करोड़ रुपया आईएनएक्स मीडिया को देने के लिए, इस मीडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन बिना अप्रूवल के इन 3 कंपनियों ने, जो कि मॉरिशस में हैं, इन 3 कंपनियों ने 305 करोड़ रुपए
जी हां, बिना अप्रूवल के, बिना सरकारी अनुमति के आईएनएक्स मीडिया को ट्रांसफर कर दिया। आईएनएक्स मीडिया ने इस बीच इन 305 करोड़ और 4.62 करोड़ यानी कि तकरीबन 310 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पर 26% का निवेश आईएनएक्स न्यूज में किया, जो कि एक न्यूज चैनल के तौर पर शुरू किया जा रहा था, जो कि पूरे तरीके से गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट था। इस पूरे प्रक्रिया को फैसिलिटेट कराने के लिए यानी कि सहूलियत देने के लिए कार्ति चिदंबरम, जो कि उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं, उनकी दो कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई। पहला सीएमएस और दूसरा एएससी। इन दोनों कंपनियों ने आईएनएक्स मीडिया को यह सहूलियत प्रोवाइड की, जिसमें 3.5 करोड़ और 10 लाख रुपए बतौर फीस जमा की गई। यानी कि कार्ति चिदंबरम तक मनी ट्रेल यहां तक आकर खड़ा होता है। अब आप पूछेंगे कि कार्ति चिदंबरम तक तो पैसे की बात समझ में आती है, लेकिन आखिरकार पी चिदंबरम का इससे क्या लेना देना? सवाल यह उठता है कि जब कार्ति चिदंबरम, जो कि वित्त मंत्री के बेटे हैं, वो जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी फैसिलिटेशन चार्ज लेती है 3.5 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए एक ऐसे काम के लिए जो गैर कानूनी है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिमिनल इंटेंट निकल कर आता है, कॉन्स्पिरेसी यानी कि 120B निकल कर आता है, जिसका चार्ज पी चिदंबरम के ऊपर लगाया गया है। क्योंकि उस वक्त उनके पिता, कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। मिसयूज ऑफ ऑफिस की बात निकल कर आती है, जिसके लिए सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने यह जांच 2017 से शुरू की है और 2018 में आईएनएक्स मीडिया की उस वक्त की बड़ी इन्वेस्टर के तौर पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी ने यह सारी बातें सामने रखी। जब यह कच्चा चिट्ठा खुला इंद्राणी मुखर्जी के बालिया बयान के बाद, जब वो अप्रूवर बन गई इस साल, तब सीबीआई ने पी चिदंबरम पर घेरा बांधा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार ने अपने वायदे को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की है। वो तमाम बातें अब सामने रखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कर कोई भी व्यक्ति इस देश में बच नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में स्पष्ट तौर से कहा था, 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने भ्रष्ट लोगों को जेल के दरवाजे के बाहर तक ला दिया। अब जेल के अंदर लाने की कार्रवाई 2019 के चुनाव के बाद होगी। यही कार्रवाई आज हो रही है। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में जो कहा वो अब दिखाई देने लगा है। पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में पीएम मोदी का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जेल के दरवाजे तक ले गया हूं 2019 के बाद। लेकिन पहले सरकार को गिरफ्तार करवाने की चुनौती देने वाले चिदंबरम के सुर गिरफ्तारी से पहले बदले बदले नजर आए। In the INX media case, I have not been accused of any offence, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर ले गई। चिदंबरम को गिरफ्तारी के बाद जिस इमारत में रखा गया, उसके उद्घाटन के मुख्य अतिथियों में चिदंबरम भी शामिल थे। दिल्ली के लोधी रोड पर बने सीबीआई मुख्यालय का उद्घाटन 30 अप्रैल 2011 को किया गया था। तब चिदंबरम देश के गृह मंत्री हुआ करते थे और आज यहाँ वो एक आरोपी की हैसियत से पहुँचे हैं। वक्त कैसे करवट लेता है, इसकी एक और वानगी इस वक्त देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में इस पूरे मामले को गृह मंत्री अमित शाह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2010 में जब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे, तब अमित शाह फर्जी एनकाउंटर केस में गिरफ्तार हुए थे और अब 2019 में जब अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो खुद चिदंबरम कानून के शिकंजे में हैं। 2010 में शाह गिरफ्तार हुए थे तो 2012 में उन्हें गुजरात जाने की इजाजत मिली। गुजरात पहुंचने पर उन्होंने कहा था
मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। 9 साल बाद वक्त ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। इस शोर को आज के हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये तथ्य और ही है कि चिदंबरम जिस सीबीआई के शिकंजे में है, उसकी कमान पीएमओ के हाथ में होती है, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं। टीम न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं हिंदुस्तान की ताकत की। 20 सितंबर को पहला राफेल विमान हिंदुस्तान को सौंपा जाएगा, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। अभी तक भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया, जो कि $7.8 बिलियन का है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी यात्रा में 36 और राफेल विमान का सौदा करने जा रहे हैं, यानी कि ये हमारी वायुसेना के लिए 2 और स्क्वाड्रन राफेल का मुहैया कराएगा, यानी 4 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को राफेल के मिल सकते हैं। भारतीय वायुसेना के एक घटते हुए इस बेड़े के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, एक संजीवनी बूटी होगी। उम्मीद यही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस नए सौदे पर हस्ताक्षर करे। आसमान में उसकी मौजूदगी का मतलब है दुश्मन का सर्वनाश। वो जहां से गुजरता है वहां दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकता है, क्योंकि उसकी बेमिसाल है रफ्तार और बेहद विध्वंसक है वार। जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। तूफान से भी तेज रफ्तार वाला राफेल अब आ रहा है हिंदुस्तान। राफेल की पहली खेप लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो फ्रांस जा ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि अब हिंदुस्तान को 36 नहीं 72 राफेल मिल सकते हैं। खबर है कि फ्रांस पीएम मोदी के सामने घातक फाइटर जेट राफेल के 2 और स्क्वाड्रन बेचने का ऑफर देने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस गए हैं। वहां फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में फ्रांस भारत को 36 और राफेल विमान बेचने की पेशकश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस की सरकार भारत को और 36 राफेल विमान देने की पेशकश कर सकती है। इन 36 विमानों की डील होने पर इसकी कीमत पहले से भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें भारतीय जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे बदलाव, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। – 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल जेट्स का सौदा 7.87 अरब यूरो यानी करीब 625 अरब रुपए में तय हुआ था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रांस 36 राफेल की कीमत 6 अरब यूरो यानी 475 अरब रुपए से भी कम रख सकता है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को विमानों के 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। मोदी सरकार इन जरूरतों को पूरा करने पर फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कि भारत की जरूरत को देखते हुए फ्रांस सरकार नई डील के लिए एक्टिव हुई। भारत फ्रांस के बीच नई डील होने पर राफेल विमानों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान में ही बनाया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो 2022 से हर महीने एक राफेल हिंदुस्तानी वायुसेना का हिस्सा बनेगा। टीम न्यूज नेशन। और आइए जरा आपको बिहार पुलिस की सच्चाई दिखाते हैं। यह सच्चाई बड़ी ही दर्दनाक इसलिए है क्योंकि हम पुलिस पर भरोसा करते हैं कि पुलिस जब कोई कार्रवाई करेगी तो वाकई में उसका अंजाम दिखेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के निधन के वक्त जब उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी, 21 बंदूकों की सलामी दी जा रही थी, तो क्या आप जानते हैं बंदूकें चली ही नहीं। जी हां, बिहार पुलिस के जवान जो 21 बंदूक की सलामी दे रहे थे, उनकी बंदूकी चले ही नहीं, कट 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 ये आवाज आती रह गई। ऐसी बंदूक लेकर बिहार पुलिस काम कर रही है तो जरा सोचिए बिहार पुलिस करती क्या है। देखिए रिपोर्ट। कंधे पर बंदूक और ट्रिगर पर उंगली, पुलिस वाले सलामी फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर ही बिहार पुलिस के हथियारों ने दगा दे दिया। तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
लेकिन इस मौके पर जब जवानों ने उन्हें राइफल की सलामी देनी चाहिए तो गोली नहीं चली। सारी बंदूकें फेल हो गई, किसी से भी एक गोली नहीं चल सकी। मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी थे। ऐसे में जब बंदूक से गोली नहीं चली तो वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों में खलबली मच गई। अधिकारी जवान के पास पहुंचे, समस्या जानने की कोशिश की, राइफल और गोली का जायजा लिया, लेकिन कोई उपाय नहीं ढूंढ सके। अगर यही कसरत पहले दोहराई गई होती तो इस फजीहत से बचा जा सकता था। वहीं आरजेडी से अपमान का मामला बताकर जांच की मांग कर रही है। ये हमको लगता है नकली गोली आ गया, असली गोली कहाँ चला गया पता नहीं। और इस ढंग से नकली गोली दे करके ये अपमान करना हुआ, इससे अपमानित करने का काम किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस के अधिकारी भी मामले की जांच और दोषियों पर एक्शन का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन ये सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं समय का चक्र किस तरह से चलता है। याद कीजिए 2013 का वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा था कि जब मैं छोटा था तो रेलवे स्टेशन पर चाय लेकर दौड़ा करता था, चाय बेचता था। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, लेकिन आज वही चाय लेकर तृणमूल कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी खड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब चाय की राजनीति कर रही हैं। ममता जी, आप 6.5 साल पीछे नहीं है क्या? दीदी का नया अवतार, टी स्टॉल पर ममता बनर्जी। सड़क किनारे पहले चाय बनाई, फिर लोगों को चाय पिलाई और खुद भी पी। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा की हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सड़क किनारे एक टी स्टॉल पर न सिर्फ चाय बनाई, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद लोगों को वो चाय पिलाई थी। 2014 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया था। तो उसके करीब 5 साल बाद ही सही, ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चलकर सूबे की सत्ता पर अपनी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। सूबे में बीजेपी के लगातार बढ़ते जनाधार से दीदी को सत्ता हाथ से जाने का डर सता रहा है। लिहाजा वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो दिन रात जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। लोगों के पास जाकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुन रही हैं, बल्कि उनका समाधान भी कर रही हैं। ममता के चाय बनाने और उसे परोसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खुद ममता बनर्जी ने भी इसे ट्विटर पर शेयर किया है। टीम न्यूज़ नेशन।